तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हेरिडिटी। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन का मीनिंग क्या है और फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें बच्चे एक साइंटिस्ट का नेम है हमारे पास मेंडल। आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपका आंसर होता है गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट, इस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और आपसे एग्ज़ाम में इस गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम या फिर हम कह लें बोटेनिकल नेम पूछा जाता है कि बताइए गार्डन पी प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, तो आपका आंसर होगा पाइसम स्टाइवम। ये इसका बोटेनिकल नेम होता है गार्डन पी प्लांट का। तो जब मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे तो इन्होंने कुछ लॉज दिए थे। मेनली ये कितने लॉज हैं? 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, या इसको लॉज ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं हम, ठीक है, लॉज ऑफ हेरिडिटी। ये लॉज कौन कौन से थे? फर्स्टली इनके नेम रीड करेंगे हम, बाद में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैप्टर के अंदर इन्हीं 3 लॉज को हमें डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड इसमें है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड इसमें जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज दिए थे मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते हुए। अब इन लॉज को रीड करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि ये जो गार्डन पी प्लांट है, क्या कारण है कि जो है मेंडल ने इस गार्डन पी प्लांट को चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसके कुछ कारण थे, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कैरेक्टर्स क्या हैं इस गार्डन पी प्लांट के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट, क्या क्या कैरेक्टर हैं? तो इसमें मेनली अगर हम बात करें तो ये जो पी प्लांट है ये बोला जाता है कि कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। इस टर्म का मतलब क्या है कि ये जो पी प्लांट है इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपको एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में देखने को मिलते हैं दोनों। जब फ्लावर के एक ही फ्लावर में अगर हम बात करें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को या ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या कि अगर ये प्लांट बाइसेक्सुअल है यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट ये है कि हमें इसमें सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है। कौन सा पोलिनेशन देखने को मिलेगा? सेल्फ पोलिनेशन। अब ये सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, लास्ट चैप्टर में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा अगर ये कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, क्या करवाना है? क्रॉस पोलिनेशन करवाना हो, तो इसके लिए हम एक आर्टिफिशियल मेथड यूज़ में लेते हैं। उस आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है कि जो फ्लावर का मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको रिमूव किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। ये कैसे होगा? तो इसके लिए अपने मेथड यूज़ में लेते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, फ्लावर में से मेल पार्ट को रिमूव करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लावर के पास ओनली फीमेल पार्ट रह जाएगा,
तो हम दूसरा जो फ्लावर है उस प्लांट का, उससे हम क्या करवा सकते हैं, इसका क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। इसमें फीमेल पार्ट और उस फ्लावर में जो मेल पार्ट है, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, जिससे कुछ नए करैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या पी प्लांट के करैक्टर है, तो हम बात करें, एक तो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना है आर्टिफिशियली, तो हमें क्या करना होता है, इसका जो मेल पार्ट है इसको रिमूव करना होता है। इसके लिए जो मेथड या हम बात करें जो टर्म यूज में आती है, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। इसके अलावा और क्या क्या करैक्टर्स हैं पी प्लांट के, क्या कारण रहे कि इन्होंने जो है गार्डन पी प्लांट को ही चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सेकंड, अगर हम इसमें मेनली बात करें तो ये कैसा प्लांट होता है, ये एनुअल प्लांट होता है। कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है। इसका मतलब क्या, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 ईयर का। अब 1 ईयर का टाइम पीरियड है तो इससे क्या होगा, कम टाइम में, है ना, इन लेस टाइम, है ना, लेस टाइम मोर करैक्टर्स की स्टडी की जा सकती है। लेस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर की स्टडी की जा सकती है। तो इस कारण भी इन्होंने क्या किया, जो है पी प्लांट को चूज़ किया था। और इसके अलावा क्या कारण हो सकता है कि ये जो है पी प्लांट जो है ये लेस स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है, बहुत ही कम स्पेस लेता है। इसको प्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए बहुत ही कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी एक बेनिफिट रहा पी प्लांट के अंदर। तो मेनली आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं कि पी प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये एनुअल प्लांट है, इसका लाइफ स्पान कितना होता है, 1 ईयर का। ये लेस टाइम में इसमें मोर करैक्टर्स की स्टडी की जा सकती है और ये बहुत ही कम स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है। ये कुछ करैक्टर्स हैं पी प्लांट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल की सक्सेस के कारण क्या रहे, मेंडल को सक्सेस क्यों मिली अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें, इसका जो पहला अगर मेन कारण की हम बात करें तो जो है इन्होंने क्या किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक टाइम में 1 करैक्टर, इन्होंने एक टाइम में एक ही करैक्टर की स्टडी की थी। तो इस कारण इसको क्या हुई, सफलता मिली अपने एक्सपेरिमेंट में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, और इसके लिए रीज़न जो रहेगा कि इन्होंने जो है स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड संभाल के रखा, अपना जो है स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन करके रखा था कि जैसे जैसे इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, जो भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उसका रिकॉर्ड इन्होंने संभाल के रखा एज अ, हम बात करें डिजिटली, अगर हम बात करें ना कि एज अ डाटा नंबर्स के बेस पे इन्होंने जो है अपना रिकॉर्ड संभाल के रखा था। तो ये इसके क्या है, सफलता के कारण रहे। और एक टाइम में एक ही करैक्टर पे इन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी। तो आपको ये कारण बताने होते हैं कि इनके कारण, सक्सेस के कारण क्या है। तो ये 2 मेन कारण हैं इनके सक्सेस के, जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है मेथड अपनाए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होता है बच्चे। अभी नेक्स्ट हम बात करें इन लॉज के बारे में। जब हमें स्टडी करनी होती है तो इससे पहले आपको ये कुछ सीखना होगा कि एक टर्म आता है हमारे पास, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स। इसका मतलब क्या, कॉन्ट्रास्टिंग को आप अपोजिट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसको, अपोजिट करैक्टर भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है बच्चे कि जब इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था तो टोटल इन्होंने 7 करैक्टर्स यूज़ में लिए थे। कितने करैक्टर यूज़ में लिए थे, 7 करैक्टर्स, ठीक है ना। तो हम इसके लिए एक इंडेक्स बनाएंगे, आप इसको मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो या इसको मेरे साथ साथ आप रीड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सीरियल नंबर। और फर्स्टली अगर हम बात करें वो करैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनमें से डोमिनेंट करैक्टर कौन से, मैं मीनिंग बताऊंगा कि डोमिनेंट क्या होता है, या फिर अभी मैं टर्म लिखने जा रहा हूँ दैट इज रिसेसिव, इनका मतलब क्या है, इसके बारे में हम हैंड टू हैंड रीड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने टोटल 7 करैक्टर्स के लिए 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर जो है अपने एक्सपेरिमेंट में काम में लिए थे। फर्स्टली इसमें अगर हम बात करें तो पहला करैक्टर क्या था, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट या हाइट ऑफ स्टेम की हम बात करते हैं।
कि जब इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था तो स्टेम की हाइट के बेस पे इन्होंने कुछ करेक्टर्स फाइंड किए, तो उनमें जो डोमिनेंट करेक्टर इनको मिला दैट इज़ टॉल प्लांट। कैसे प्लांट मिले थे? टॉल प्लांट। और रिसेसिव में अगर हम बात करें तो इसमें नेम आता है ड्वार्फ। कि जब मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे स्टेम की हाइट के बेस पे, तो इन्होंने देखा जो डोमिनेंट करेक्टर है वो तो कौन से निकल के आए? टॉल वाले। और जो रिसेसिव करेक्टर है वो कौन सा है? ड्वार्फ। देखो बच्चे, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब वो होते हैं कि जो करेक्टर अपना इफेक्ट शो करते हैं। डोमिनेंट करेक्टर्स वो होते हैं जो अपना इफेक्ट शो करते हैं, और रिसेसिव करेक्टर कौन से होते हैं? जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकते। तो टॉल जो प्लांट है वो अपना इफेक्ट दिखा रहे थे, वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे थे, लेकिन जो रिसेसिव करेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और आगे हम डिटेल में बात करेंगे इन टर्म के बारे में। इसके साथ रिलेटिव एक टर्म है दैट इज F1 जनरेशन में, वहाँ और अच्छे से इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, आप बस ये इंडेक्स को लर्न करने की कोशिश करना। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर की पोजीशन के बेस पे डोमिनेंट करेक्टर कौन से होता है, रिसेसिव कौन से होते हैं। तो आप इसमें नेम यूज में लेते हो एक्सियल। डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है? एक्सियल। और रिसेसिव करेक्टर कौन सा है इसमें? टर्मिनेटेड। क्या वर्ड आएगा इसमें? टर्मिनेटेड। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक प्लांट की स्टेम है, स्टेम के बिल्कुल एक्सिस से अगर कोई फ्लावर लगा हुआ है ना, स्टेम की एक्सिस से कोई फ्लावर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं। और वहीं पे टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है कि मान लो स्टेम से एक और ब्रांच निकली हुई है ना, या फिर अगर हम बात करें ब्रांचेस है, इसके बिल्कुल एज पे, किनारे पे, टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है? किनारा। किनारे पे जो है क्या होता है? फ्लावर लगे होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड बोलते हैं। तो एक्सियल और टर्मिनेटेड। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन सा कैरेक्टर चूज किया था, तो इस बेस पे हम बात कर सकते हैं कलर ऑफ पोड। कलर ऑफ पोड के बेस पे जो इनको डोमिनेंट कैरेक्टर मिले थे वो थे ग्रीन। कौन सा कैरेक्टर मिला था? ग्रीन कलर। और रिसेसिव में अगर हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा येलो। ठीक है ना, एग्जाम में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछा जाता है कलर ऑफ पोड डोमिनेंट कैरेक्टर के बेस पे क्या होगा? ग्रीन, और रिसेसिव कैरेक्टर के बेस पे क्या रहेगा? येलो। पोड क्या होता है जानते हो? पोड इसको बोलते हैं कि मान लो जो हमारे पास पी प्लांट जो होता है, मटर जिसको बोलते हैं ना, मटर, तो इसका जो छिलका होता है ऊपर वाला छिलका, इस छिलके को बोलते हैं पोड। और इसके अंदर क्या होते हैं? दाने जो होते हैं ना मटर वाले, सीड जिसको आप कहते हो। तो ये जो ऊपर की लेयर है या जो इसका छिलका है जिसको पील्स बोलते हैं अपने, वो किस कलर का था? ग्रीन कलर का। और येलो कलर में जो कैरेक्टर मिला था वो कैसा था? रिसेसिव था, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ये 3 कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें नंबर 4, तो नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो शेप ऑफ पोड। नंबर 4 दैट इज शेप ऑफ पोड, कि पोड की शेप के बेस पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या मिले और रिसेसिव कैरेक्टर क्या मिले। तो जो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर आपको मिले थे दैट इज इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड। और रिसेसिव कैरेक्टर में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो है हमारे पास टर्म आती है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड। इनफ्लेटेड का मतलब क्या हुआ? पोड बिल्कुल जो अपने नॉर्मल कंडीशन में जो छिलका देखते हैं ना, मटर के जो प्लांट होते हैं उनका जो छिलका होता है वो कंडीशन जो होती है इनफ्लेटेड होती है। लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या? जो है इसकी लेयर जो है प्रॉपर वे में नहीं है, इन्फ्लेटेड नहीं है, अपने कहें अगर वो प्लेन सरफेस नहीं है अपने आप में, थोड़ा रफ सरफेस है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कलर ऑफ सीड। सीड का कलर जो है उस बेस पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से थे, तो आपका आंसर रहेगा येलो। और रिसेसिव कैरेक्टर इसमें क्या था? ग्रीन कलर। आपको ये सीधे सीधे टर्म याद करने होते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कौन से और रिसेसिव कौन से रहेंगे, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है ना। टोटल कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने यूज में लिए? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड। सीड की शेप के बेस पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से थे और रिसेसिव कैरेक्टर कौन से, तो आप बताओगे इसमें राउंड। जो राउंड है वो तो कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट। और जो रिंकल्ड है, रिंकल्ड,
ये कैसा करेक्टर रहेगा, रिसेसिव रहेगा। ये तो नॉर्मल टर्म है ना, राउंड और रिंकल्ड तो समझते ही हो आप। नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कलर के बेस पे डोमिनेंट करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर कौन से थे, तो आपका आंसर रहेगा जो पर्पल कलर है। फ्लावर का जो पर्पल कलर है इसको हम वॉयलेट भी कह सकते हैं। जो वॉयलेट कलर है वो तो कैसा है, इसका डोमिनेंट करेक्टर था, और जो वाइट कलर ऑब्जर्व हुआ था दैट इज रिसेसिव करेक्टर। ये कैसा था, रिसेसिव करेक्टर था। तो मैंने आपको क्या बताया, टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। ये पी प्लांट के जो है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे। एग्जाम में से इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चे, इसको आप रीड करोगे अच्छे से, ठीक है ना। वीडियो को बार बार जो है कंटिन्यू इसको देखते रहना। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये सीखने के बाद आपको जब इस चैप्टर में आगे बढ़ना होता है तो हमें क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी होती है। जब तक आप वो टर्मिनोलॉजी नहीं सीखोगे तो हम लॉज के बारे में अच्छे से जो है नहीं समझ पाएंगे बच्चे। तो आपको लॉज के बारे में पढ़ना होता है। तो अगर हम बात करें, हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास, जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी, जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। तो इसमें कुछ टर्म्स हमारे पास यूज़ में आती है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कि जैसे एक टर्म इसमें आएगी जीन, ठीक है। इसमें टर्म आएगी हमारे पास एलिल्स, हाँ, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1 जनरेशन। मैं पहले उन टर्म के नेम राइट करता हूँ, उसके बाद हम इसमें जो है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है बच्चे। देखिए अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से टर्म है हमारे पास जो इसमें यूज़ में आएगी। तो फर्स्टली इसमें हम टर्म यूज़ में लेंगे दैट इज़ जीन। सेकेंड टर्म इसमें मेनली हम यूज़ में लेंगे एलिल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 3 लॉज के बारे में आप पढ़ोगे ना, उन लॉज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस टाइम ये टर्म यूज़ में आती हैं। तो जब तक ये टर्म ही नहीं आएंगे तो हमें लॉज समझ में आने वाले नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे टर्म जो हमारे पास आएगी दैट इज़ होमोजाइगस। फिर हमारे पास टर्म यूज़ में आएगी हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। फिर हम 5th नंबर पे एक टर्म रीड करेंगे दैट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम रीड करेंगे। और नंबर 6 पे हम रीड करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस रहेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और फिर हम बात कर सकते हैं, इसमें टर्म आएगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की हम बात करेंगे। और ऐसे ही हम रीड कर सकते हैं, टर्म आती है F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन होती है, F2 जनरेशन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें सीखना ज़रूरी हो जाता है इस चैप्टर में लॉज को सीखने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास हेडिंग इसमें क्या है, जीन। तो अभी हम जीन के बारे में रीड करेंगे कि जीन क्या है और मेंडल का इस टर्म के से रिलेटेड क्या क्या जो है एक जो माइंडसेट रहा था उसके बारे में अब हम रीड करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप इसको यहाँ तक नोट करिए। तो अभी हम जिस टर्म की बात करने जा रहे हैं इसका नाम क्या है, जीन। देखिए बच्चे, मैं जीन के बारे में आपको बताने से पहले हम थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लास में 9th क्लास में सीख के आते हैं, मैं थोड़ा वो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो लास्ट क्लास में आपने सीखा था कि कोई एक सेल है हमारे पास, ये एक सेल है ना। सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में रीड करवाया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिन बोलते हैं। ये क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बच्चे, इस टाइप से। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसकी एक सिंगल यूनिट को, कि जो क्रोमोसोम है ये खुद किससे मिलके बना है, तो आपका आंसर होता है ये किससे बनता है, डीएनए से बनता है बच्चे। और आपसे पूछा जाए ये जो डीएनए है, आपने डीएनए की स्ट्रक्चर भी देखी होगी ना, कुछ इस टाइप से बनी होती है, रील्स वगैरह में आप देखते रहते हो। तो ऐसा कुछ आपको ये देखने को मिलती है डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए का जो सिंगल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीन। मैं दोबारा बता दूं, सेल,
सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की ये जो एक यूनिट है, एक सिंगल पार्ट की अगर हम बात करें उसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, आपने सीखा होगा। और डीएनए की स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट जो होती है कि डीएनए किससे मिलके बनते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जीन से मिलके बनता है। तो हम इस जीन की बात कर रहे हैं जो हमने हेडिंग लगा रखी है। पता लग गया जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस जीन के बारे में मेंडल का क्या कहना था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जीन के बारे में, आपसे पूछा जाता है कि बताइए हेरिडिटरी, क्या क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटरी यूनिट का नेम बताइए। हेरिडिटरी यूनिट का नेम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, जीन। हेरिडिटरी यूनिट कौन होती है, जीन होती है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जीन का मेन रोल क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हम बात करें प्लांट के अंदर, तो ये क्या करता है, करैक्टर्स को चूज करता है या करैक्टर्स को सिलेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि किस करैक्टर को पेरेंट्स से न्यू जनरेशन में लेके जाना है, तो उस करैक्टर को सिलेक्ट करने का, चूज करने का काम किसका होता है, जीन का होता है। हाइट को आगे ट्रांसफ़र करवाना है ना, मेंटलिटी को आगे ट्रांसफ़र करवाना है, कलर के बेस पे, शेप के बेस पे, साइज़ के बेस पे अगर हम बात करें तो करैक्टर को सिलेक्ट करने का काम किसका होता है, जीन का होता है। एग्जाम में पूछा जाए कि जीन वर्ड को जो है मेंडल ने किस टर्म के बेस पे यूज़ में लिया था, कि मेंडल जीन को क्या कहते थे, तो मेंडल इसको बोलते थे जॉनसन, जो है जीन टर्म जो है इसको मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर। जीन जो है इसके लिए जो मेंडल ने टर्म यूज़ में ली थी वो क्या थी, फैक्टर, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जाए ये जीन टर्म किसने दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा, जॉनसन। क्या आंसर रहेगा, जॉनसन। तो ये 4 पॉइंट्स मेन है जीन के बारे में। आपसे पूछा जाता है हेरिडेटरी यूनिट क्या है, आंसर होगा जीन। करैक्टर को सिलेक्ट करने का काम किसका होता है, आंसर होगा जीन। जीन को फैक्टर किसने बोला था, तो आंसर होगा मेंडल, या फिर मेंडल ने जीन को क्या टर्म दिया था, फैक्टर। तो जीन टर्म खुद किसने दिया था, तो आंसर आएगा साइंटिस्ट का, जॉनसन जो है, इन्होंने जीन टर्म यूज़ में लिया था जीन के बारे में। बच्चे पहला पॉइंट आपके सामने। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में, दैट इज एलिल। सेकेंड टर्म हम बात करेंगे, दैट इज एलिल क्या होता है, तो एलिल हम किसको बोलेंगे, तो इसकी जो डेफिनेशन रहती है वो क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। बने रहना मेरे साथ, मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चे। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसका मतलब क्या, कि मान लो हम बात कर रहे थे जो जीन है वो करैक्टर्स को सिलेक्ट करता है। मान लो सिलेक्ट किया गया हाइट को, कौन से करैक्टर को सिलेक्ट किया गया, हाइट को। अब हाइट में क्या हो सकता है, कोई प्लांट टॉल भी हो सकता है और कोई प्लांट क्या हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। अब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था तो इन्होंने टॉल और ड्वार्फ के लिए एक जो है ना, हम बात करें सिंबल कौन से यूज़ में लिए थे, तो टॉल के लिए इन्होंने जो सिंबल यूज़ में लिया था कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए जो इन्होंने जो है जो सिंबल यूज़ में लिया था दैट इज स्मॉल टी। तो हाइट करैक्टर की हम बात कर रहे हैं, एक ही करैक्टर है, लेकिन इसकी ये दो जो आपको फॉर्म्स दिख रही हैं यही हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स। एक करैक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोल रहे हैं, एलिल बोलते हैं। करैक्टर क्या है, हाइट में या तो प्लांट कैसे होते हैं, टॉल, या कैसे होते हैं, ड्वार्फ। टॉल के लिए कौन सा सिंबल है, कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए कौन सा सिंबल यूज में आ रहा है, स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है ये तो है तो हाइट के ही करैक्टर ना, हाइट के ही हम बात करें, फॉर्म्स है अलग अलग, तो ये जो अलग अलग फॉर्म है जिसको हम कह रहे हैं अल्टरनेटिव फॉर्म, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ही अपने आप में क्या होती है, एलिल होती है। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा कि जो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं, एलिल। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, एलिल के बाद थर्ड टर्म हमारे पास क्या आती है, दैट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या सीखते हैं बच्चे,
ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, हाइट के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं अपने, ठीक है ना, हाइट के लिए। तो हाइट में जब हम ये जो लॉज के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल टी, मैं लिखूंगा स्मॉल टी। तो आप ज़रा नोटिस करो, दोनों सेम मैंने फॉर्म्स लिख रखी है ना, कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। जब ये दोनों सेम होती हैं, ये आपस में सेम है, एक जैसे हैं, ये दोनों सिंबल आपस में सेम है, तो ऐसी कंडीशन में इनको हम बोलते हैं क्या है, होमोजाइगस है। ये क्या है, होमोजाइगस कैरेक्टर्स है अपने आप में। तो जस्ट इसका अपोजिट हम पढ़ेंगे, दैट इज हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में आप क्या सीखते हो, तो इसमें तो एक तो क्या रहेगा कैपिटल टी और दूसरा इसमें क्या होगा स्मॉल टी। जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोजाइगस बोलते हैं बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म थी दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। तो जब एक सिंगल कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाया जाता है या स्टडी की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो अगर इसमें हम बात करें एग्जांपल के थ्रू सीखें, तो मान लो यही हम बात कर रहे थे हाइट के बारे में। हाइट एक कैरेक्टर है, इस बेस पे जब दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम एक सिंगल कैरेक्टर की ही स्टडी कर रहे हैं। वो सिंगल कैरेक्टर क्या है हमारे लिए, यहाँ पे हाइट की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कलर के बेस पे बात कर सकते हो, पोजीशन के बेस पे, जो हमने थोड़ी देर पहले एक इंडेक्स बनाई थी ना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाली, तो उनमें से आप कोई सा भी एक सिंगल कैरेक्टर ले सकते हो। जब उस कैरेक्टर के बेस पे स्टडी करते हैं, जब हम क्रॉस करवाते हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर के लिए जब क्रॉस करवाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो ऐसी अगर हम बात करें कि आपके लिए अगर टर्म आ जाए डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या टर्म यूज में आई, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसका मतलब डाई मतलब क्या होता है, टू। तो जब टू कैरेक्टर की स्टडी एक साथ कर रहे होते हो या उसके बीच में हम क्रॉस की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें हम एक एग्जांपल सीखेंगे, जो लॉज है, थर्ड लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो जो डिपेंड होता है, किस लॉ पे डिपेंड होता है, तो आपका आंसर होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। यानी कि उसमें हम टू कैरेक्टर्स की एक साथ स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कलर की बात कर ले और इसके साथ हम शेप की बात करेंगे इसमें, है ना। तो हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, कलर और शेप, टोटल 2 कैरेक्टर हो गए। तो जब 2 कैरेक्टर के लिए एक साथ स्टडी की जाती है, क्रॉस किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो ये आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। अभी के लिए अभी आपको इनका एक कॉमन वे में, एक सिंगल लाइन में इनका मीनिंग समझना है सबका। वीडियो को दोबारा आप रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। अभी क्या होगा, हम एक नेक्स्ट टर्म सीखने जा रहे हैं, दैट इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होता है कि इसकी आपको डेफिनेशन ये ध्यान रखनी होती है कि जब पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्रॉस करवाया जाता है ना, पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो आपको जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है, कौन सी, फर्स्ट जनरेशन। तो इस फर्स्ट जनरेशन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। कि पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस से आपको जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है दैट इज F1 जनरेशन। तो फिर जरा बताओ F2 जनरेशन क्या हो सकता है। F2 जनरेशन, F1 जनरेशन तो पता लगी कि जो पेरेंटल से अपने को फर्स्ट जनरेशन मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलते हैं। F2 जनरेशन क्या होगा, जब आप F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हो। क्या बोला मैंने, जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो जो आपको जनरेशन मिलेगी दैट इज F2 जनरेशन। अभी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ओनली टर्म का मीनिंग समझना है। इनके बारे में डिटेल हम कहाँ बात करेंगे, जब हम लॉज की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे ये टर्म जब यूज़ में आएंगे तो आपको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फिर वो लॉज समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो ये सिंगल लाइन में आपको इनका मीनिंग समझना है बच्चे। तो ये F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के बारे में। तो ये कुछ टर्म्स थे जिनके बारे में आपको रीड करना है, उसके बाद ही हम ये लॉज के ऊपर स्टडी करेंगे। जो 3 लॉज हैं मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वो लॉज कौन से हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड हमारे पास रहेगा इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में।
मैंने आज जो इस क्लास में आपको बताया उससे रिलेटेड मैं आपसे 2 से 4 क्वेश्चन पुट करता हूँ। जो वीडियो के लास्ट तक बना होगा पक्का वो क्वेश्चन सुनेगा, और इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है बच्चे, ताकि मेरे को पता लगे कि आप लास्ट तक वीडियो को देख पा रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि जो है मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने किस प्लांट पे जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, आपको पहले तो ये आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि इस प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है। मेंडल ने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे उस प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, ये आपको बताना होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि मेंडल ने टोटल कितने कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर पे स्टडी की थी। कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर के ऊपर जो है स्टडी की थी मेंडल ने, तो ये आपको आंसर बताना है टोटल, ठीक है ना। और मेंडल ने जो है कितने लॉज दिए थे, नंबर ऑफ लॉज बताना आपको, ओनली नंबर ऑफ लॉज बताने, लॉज के नंबर बताने आपको, ठीक है ना, कितने लॉज दिए थे आपको ये बताना। और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचे हो तो आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ज़रा बताइए जो है हेरिडिटी यूनिट या हेरिडिटरी यूनिट किसको बोलते हैं। हेरिडिटरी यूनिट किसको बोलते हैं, क्या रहेगा इसका आंसर, आपको ये बताना है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो अब ये आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आता होगा। कहीं कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आपको मिला होगा, इसके लिए मैं सॉरी हूँ, टाइम कम मिल पाता है, खुद की स्टडी चल रही है बच्चे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस चैनल पे मैं कैसे भी करके 10th क्लास का सिलेबस साइंस का जो है कंप्लीट करवाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।